शाहरुख, सलमान या आमिर में से कौन सा खान सबसे ज्यादा लाजवाब है? ये सवाल बहुत लाजमी है बिकॉज बॉलीवुड में हर दूसरे तीसरे साल ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। One of the big crisis points is going to be the Khan crisis. अब इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि अगर इंडस्ट्री में पिछले 30 सालों से ये 3 खान नहीं होते तो बॉलीवुड शायद सरवाइव नहीं करता। These three men have really sort of constitute the holy trinity of Hindi cinema. I mean, they have driven this business for more than 25 years. अभी पिछले ही साल शाहरुख खान ने अकेले ऐसी मूवीज दी जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को रिवाइव कर दिया। जब कोविड के बाद मूवी हॉल्स में अच्छी मूवीज आने के बावजूद कोई थिएटर में नहीं जा रहा था तो करोड़ों लोग शाहरुख खान की मूवीज देखने सिनेमा हॉल पहुंचे। वही सलमान खान की सोचे तो उनके लिए 100 करोड़ का कलेक्शन एक रॉक बॉटम चीज है। I just think this 100 crore mark is going to be the rock bottom now. वहीं आमिर खान की मूवीज सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड चाइना में बहुत पॉपुलर हैं। सालों साल लगातार उन्होंने ऐसी चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट, ऐसा परफेक्शनिज्म और ऐसी मूवीज बनाई हैं जो गारंटीड सिर्फ कमर्शियली नहीं क्रिटिकली भी सबको अच्छी लगती थी। इन तीनों खान्स के जितना पॉपुलर, रेलेवेंट और ग्रैंड स्टारडम ना किसी ने पहले देखा है और शायद कोई कभी देखेगा भी नहीं। लेकिन स्टारडम के बारे में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना ने एक किस्सा सुनाया था। इतनी सी बात जरूर कह सकता हूँ कि अगर बंबई के टूरिस्ट मैप पर अगर राजेश खन्ना का घर भी वहाँ है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई कितने लोग और जोश बाहर से इस बंबई शहर में आया वो हमारे घर के बाहर से जरूर, और अगर हम अंदर रहे तो उनसे मुलाकात भी की। बोला जाता है राजेश खन्ना की पॉपुलैरिटी खासकर लड़कियों में इस कदर थी कि उनको देखकर लड़कियां बेहोश हो जाती थी, उनकी गाड़ी की धूल को सिंदूर मानकर सर पर लगा लेती थी, उनकी फोटो से शादी कर लेती थी और खून से उन्हें लेटर लिखती थी। लेकिन राजेश खन्ना ने बताया कि एक समय था जब उनके घर ट्रक भर के उनके जन्मदिन पर फूल आया करते थे, इतना कि पूरा बंगला एक गार्डन बन जाता था, 1 इंच जगह नहीं बचती थी। लेकिन वहीं एक जन्मदिन ऐसा भी आया जहां उन्हें किसी ने एक बुके भी नहीं बेचा और उस दिन उन्हें एहसास हो गया था कि उनके स्टारडम के दिन उनसे पीछे रह चुके हैं। वो राजेश खन्ना कभी दोबारा नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। राजेश खन्ना से पहले भी उनके बाद भी ऐसे बहुत सुपरस्टार आए हैं जिनको जनता ने प्यार दिया, उनको उनके पीक पर चढ़ाया और फिर भुला दिया। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद के ट्रियो को तो त्रिमूर्ति बोला जाता था बॉलीवुड की, और कमर्शियल सिनेमा की शुरुआत में सबसे ज्यादा फॉलोइंग इन तीनों की थी, जिसके बाद राजेश खन्ना बॉलीवुड का फेस बने। उनके बाद अमिताभ बच्चन ने वो जिम्मेदारी संभाली। 70s में एंग्री यंग मैन का अकेले एरा चलाया, मगर सिर्फ 10-15 सालों में ही मिड 80s आते आते उन्होंने भी अपना स्टारडम खो दिया। लेकिन फिर बॉलीवुड के स्टारडम की घड़ी आकर रुक गई शाहरुख, सलमान और आमिर खान पर। अच्छे से अच्छे एक्टर्स आके चले गए, कुछ का डाउनफॉल हो गया, कुछ ए लिस्टर्स बने, उनको बोला भी गया कि ये हैं जो इन तीनों खानों को रिप्लेस करेंगे, जैसे गोविंदा, ऋतिक रोशन, बॉबी देओल, रणबीर कपूर, संजय दत्त, अनिल कपूर, नए एज एक्टर्स जैसे विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा। लेकिन इनमें से कोई भी पिछले 30 सालों में बॉक्स ऑफिस पर ऐसा पुल नहीं लेके आ पाया है जो इन 3 खानों का है, और हर बीतते साल में ये बात कुछ और ज्यादा सच लगने लगती है। I'm the last of the stars. और इनका स्टारडम कोई आम चीज नहीं है, ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर स्क्रीन पर नहीं दिखता है। मुझे तुम्हें एक्चुअली इंपैक्ट करता है, कपड़ों से लेकर इनके हेयर स्टाइल्स तक हम सब कॉपी करते हैं। कितने सारे इंडिया भर में सैलून है जिनके बाहर इन्हीं एक्टर्स की फोटो लगी हुई है। लोग कहते हैं शाहरुख जैसे बाल बना दो, सलमान जैसा हेयर कट कर दो, सलमान भाई का तेरे नाम का स्टाइल तो आज भी पॉपुलर है। लोग चाहते हैं कि वो उनकी तरह दिखें, वैसे बाल अपने स्टाइल करें, लेकिन उसके लिए वैसे बाल होने भी तो चाहिए। अभी स्टार्स के पास तो इतना पैसा है कि वो महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराकर अपने बालों को, अपनी लुक को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमें तो यही नहीं पता होता कि हमारे बालों के लिए सूटेबल क्या है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हेयर लॉस, क्योंकि हेयर लॉस एक मेडिकल कंडीशन है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ब्रांड्स इन्हीं स्टार्स और सेलिब्रिटीज का फायदा उठाते हैं, इनकी शक्ल लगाकर तुम्हें कुछ भी बेच देते हैं। कभी कोई सीरम, कभी तेल, कभी गमीज, कभी बोलते हैं 45 दिन में बाल आएंगे, कभी 28 दिन में, कभी 14 दिन में, और इन क्लेम्स के पीछे कोई एविडेंस नहीं होता है, बस कह दिया मतलब कह दिया। लेकिन एक ऐसा ब्रांड है जिसके क्लेम्स बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और वो है ट्राया। ट्राया अपने क्लेम्स को सपोर्ट करता है एविडेंस बेस्ड रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू। सिंपल शब्दों में एक्चुअल प्रूफ कि इनके रिजल्ट्स असली हैं, साइंस बैक्ड हैं। और ट्राया बाकी ब्रांड से अलग इसलिए भी है क्योंकि ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं देते, एक होलिस्टिक कस्टमाइज्ड किट
किट देते हैं जो आपके हेयर लॉस को इंटरनली ट्रीट करती है। अब सेलिब्रिटीज तो ये फैक्ट चेकिंग करने से रहे, तो अपने आप को केयरफुल बनाना बहुत जरूरी है और ट्रायो को चूज करो बिकॉज ये सेफ, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट है। तो अगर तुम भी हेयर लॉस से सफर कर रहे हो तो आज ही ट्राया का फ्री हेयर टेस्ट लो, अपने हेयर लॉस के रूट कॉज के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज्ड हेयर रीग्रोथ किट ऑर्डर करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और तुम मेरा कोड वेदांत 20 यूज करके 20% डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो फिर ऐसा क्या है शाहरुख, सलमान और आमिर में कि वो ऐसा कर गए जो उनसे पहले और उनके बाद भी कोई और नहीं कर पाया? कैसे इतनी राइवलरीज, कंट्रोवर्सीज, फेल्ड बिजनेसेस, हेट, फ्लॉप्स, कोर्ट केसेस होने के बावजूद इन्होंने अपने स्टारडम को सस्टेन करा, साल दर साल ग्रो करा। और जानेंगे इन तीनों खानों पर करी हुई इस डीप टाइप वीडियो में उस अल्टीमेट सवाल का जवाब कि इन तीन खान्स में से सबसे बड़ा स्टार है कौन। अगर तुम इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करो, हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लेके आते हैं। और इस अल्टीमेट सवाल का जवाब जानने से पहले तुम्हें जरा ये समझाते हैं कि इंडिया में स्टार कल्चर कितनी बड़ी चीज है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ना हो, लेकिन इंडिया चुनिंदा उन कुछ देशों में से है, हॉलीवुड से भी आगे, जहां हम अपने फिल्म्स के सुपरस्टार्स को भगवानों का दर्जा देते हैं। एंड ये कोई आजकल की चीज नहीं है, इसकी शुरुआत तो 1930s में पृथ्वीराज कपूर से हो गई थी। उस समय पृथ्वीराज कपूर एक जाने माने एक्टर थे, फिल्म इंडस्ट्री की साउंड एरा की शुरुआत हो रही थी और उस समय पर ज्यादातर फिल्में पेट्रियोटिज्म, रियलिज्म या फिर माइथोलॉजी पर बेस्ड रहती थी। एंड तभी से इस कल्चर की शुरुआत हो गई थी। पृथ्वीराज कपूर के साथ साथ सुलोचना और फियरलेस नाडिया की भी पॉपुलैरिटी लोगों में बढ़ने लगी थी। लेकिन फिर भी जनता उन मूवीज को स्टोरी लाइन, थीम्स, मूवी के मैसेज के लिए देखना चाहती थी, इन स्टार्स के लिए नहीं। मगर आने वाले इन 20 सालों में जहां लोगों की क्रिएटिव चॉइसेस बदली, जैसे पृथ्वीराज कपूर जिन्होंने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की शुरुआत करी, जिसका एम थिएटर को यूज करके ऑडियंस को पॉलिटिकली अवेयर करने का था, या फिर सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर जो कमर्शियल सिनेमा के पैरेलल एक अपना सिनेमा बना रहे थे। और इसी सब बढ़ते हुए इंटरेस्ट, फैलते हुए इंडस्ट्री के बीच में से ही आईपीटीए में से ही कुछ मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरफ एक्टर्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जैसे खुद पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर। और राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद इंडियन सिनेमा के पहले 3 स्टार्स माने जाते हैं। उन्हें साथ में बॉलीवुड की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था, जहां राज कपूर को ग्रेटेस्ट इंडियन शोमैन बोला जाता था, देव आनंद को मोस्ट कैरिज्मेटिक हीरो बोला जाता था, तो दिलीप कुमार को फर्स्ट बॉलीवुड का मेथड एक्टर, ट्रेजेडी किंग बोला जाता था। और हमारे तीनों खानों का स्टारडम इतना अच्छा और लंबा कैसे चल पाया, उसके पीछे इन लोगों की करी हुई गलतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे राज कपूर की एक्टिंग करियर की शुरुआत 1947 से होती है, लेकिन उन्हें स्टारडम इतनी जल्दी नहीं मिला था। शुरुआत में उनकी पहली कुछ मूवीज जैसे नीलकमल, जेल यात्रा, दिल की रानी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। लेकिन फिर 1949 में उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस आरके स्टूडियोज खोला, जहां वो खुद ही मूवीज प्रोड्यूस और डायरेक्ट करते थे। और राज कपूर को इंडिया का ग्रेटेस्ट शोमैन बोला जाने लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आर्ट, एंटरटेनमेंट और एक सोशल मैसेज को मर्ज करते थे, जो चीजें एक पैरेलल सिनेमा में ज्यादा चलती थी, लेकिन उनको वो एक कमर्शियल लेंस से ऑडियंस को दिखाते थे। और उनकी कुछ क्रिएटिव चॉइसेस थी जिसकी वजह से वो ऑडियंस के मन में अपनी जगह बना पाए, जिनमें से एक थी उनका ट्रैम्प कैरेक्टर जो चार्ली चैपलिन से इंस्पायर्ड था। आवारा जैसी मूवीज में उनके चार्ली चैपलिन वाले पर्सोना ने पहली बार डेब्यू करा, और मूवीज जैसे श्री 420 और जागते रहो में उन्होंने एक गरीब आदमी जो करप्ट सोसाइटी से लड़ता है उसे दर्शाया। और उनकी ये पर्सोना देश के गरीब आदमी के साथ रेजोनेट कर गई, क्योंकि वो पॉवर्टी, इनइक्वालिटी जैसे थीम्स को बड़े पर्दे पर दर्शाता था। और आज तुम्हें शायद ये थोड़ा क्रिंज लगे, लेकिन तब पहली बार ये फॉर्मूला सिनेमा में डिकोड हुआ था कि अगर आप मासेस का सेंटिमेंट एक कैरेक्टर के थ्रू स्क्रीन पर दिखा दो तो वो जनता के बीच में पॉपुलर हो जाएगा। जो चीज आगे चलकर अमिताभ बच्चन ने अपनी एंग्री यंग मैन एक्शन मूवीज में और सलमान खान ने अपनी लार्जर देन लाइफ पर्सोना अपनी मूवीज में पोर्ट्रे करी। और राज कपूर के स्टारडम के पीछे ना उनके कोलैबोरेशंस का भी बहुत बड़ा हाथ था। जैसे नरगिस और राज कपूर की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत पसंद करी जाती थी। इनफैक्ट नरगिस का तो एक बहुत बड़ा रोल था आरके स्टूडियोज को एस्टैब्लिश करने में, और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, मूवी के प्रोडक्शन में, जैसे उनकी म्यूजिक कोलैबोरेटर कंपोजर शंकर जयकिशन के साथ और लिरिसिस्ट हर्षद जयपुरी और शैलेंद्र के साथ बहुत पॉपुलर हुए, क्योंकि गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एक नैरेटिव टूल थे कैरेक्टर्स के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। आवारा हूं और प्यार हुआ, इकरार हुआ जैसे गाने सोवियत यूनियन, चाइना और अरब जैसी कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हुए। जैसे राज कपूर अपने विजनरी फिल्म मेकिंग
ऑडियंस को समझने वाले रोल्स और कोलैबोरेशंस की वजह से पॉपुलर हुए, वैसी ही कुछ कहानी देव आनंद की भी थी, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें ऐसी करी जिनसे उन्हें एवरग्रीन सुपरस्टार का नाम मिला। देव आनंद ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम 1946 की मूवी हम एक हैं से करा था, लेकिन उन्हें भी ब्रेक थ्रू 2 साल बाद मिला जिद्दी मूवी से। और जिद्दी की सक्सेस के बाद राज कपूर की तरह ही उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन हाउस नवकेतन शुरू कर दिया था। गुरु दत्त और अपने भाई चेतन आनंद के साथ मिलकर उन्होंने ट्रेंड सेटर मूवीज बनाई। तेरे मेरे सपने, हरे राम, हरे कृष्ण, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी और 1965 में आई गाइड आज तक एक्सेप्शनल मूवीज मानी जाती हैं। लेकिन इस सबके साथ ना उन्होंने एक और चीज ऐसी करी जिसकी वजह से उन्हें एवरग्रीन सुपरस्टार बोला जाने लगा। अगर तुम कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कोर्ट ने देव आनंद को पब्लिक में ब्लैक सूट पहनने से बैन कर दिया था, क्योंकि सिर्फ मूवीज में ही नहीं, असल जिंदगी में देव आनंद का ऑरा ऐसा था कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। रूमर्स हैं कि काला पत्थर मूवी में देव आनंद को ब्लैक सूट में देखना लड़कियों को इतना अच्छा लगा कि एक झलक पाने के लिए वो बिल्डिंग से कूद जाती थी। और ऐसी मिसहैपनिंग्स ना हो इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें ब्लैक सूट पहनने के लिए बैन कर दिया था। अब इस रूमर में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि देव आनंद का ऑरा एज अ बॉलीवुड स्टार इतना ज्यादा था। इनफैक्ट देव आनंद अपनी ओल्ड एज तक भी बहुत ध्यान रखते थे कि उनके स्टाइल पब्लिक में रेलेवेंट रहे। वो बात तक भी अपनी इंडस्ट्री के कुछ स्वाव एक्टर्स में गिने जाते थे, जिनको पता था कि पब्लिक में उनके ऑरा की, उनके फैशन का डायरेक्ट क्या इंपैक्ट पड़ता है उनके स्टारडम पर। क्योंकि उनकी मूवीज कमर्शियल होती थी, उनकी मूवी में कोई सोशल मैसेज नहीं होता था, तो उनको क्रिटिक्स बस एंटरटेनमेंट बोलकर डिस्कार्ड कर देते थे। लेकिन ओवर द इयर्स अगर तुम उनकी मूवीज जाकर अब देखो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि देव आनंद की वो ब्लैक सूट वाला ऑरा, उनकी पर्सनालिटी, करिश्मा कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वो देव आनंद ने बहुत केयरफुली क्राफ्ट करा था। इसकी झलक तुम आज शाहरुख और सलमान की पर्सनालिटी में देख सकते हो। लेकिन अनलाइक देव आनंद एंड राज कपूर, दिलीप कुमार का स्टारडम किसी और ही कारण से बना था। क्योंकि 1950s में जहां राज कपूर चैपलिन के कैरेक्टर को लेकर पॉपुलर हो रहे थे, सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी से लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे थे, जहां देव आनंद अर्बन और सोफिस्टिकेटेड स्टार के नाम से जाने जाते थे, उनके स्टाइलिश पर्सोना ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन लोगों को बहुत पसंद आते थे, वहां पर दिलीप कुमार ने सीरियस और ट्रैजिक रोल्स के साथ स्टिक करने का फैसला करा और दिलीप कुमार को बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग बुलाया जाता था। नदियों के पार, मेला, अंदाज, जोगन, बाबुल, आरजू, तराना, दीदार, दाग, शिकस्त जैसी ट्रैजिक लव स्टोरीज में वो मेन रोल्स प्ले करते थे। और जो चीज उन्हें बाकी सब एक्टर्स और स्टार से बिल्कुल अलग लीग में लाके खड़ा कर गई वो थी उनकी मेथड एक्टिंग। बोला जाता है कि वो अपनी दशक के, अपने एरिया के, अपनी इंडस्ट्री के पहले मेथड एक्टर थे। ये बात तो खुद जावेद अख्तर तक क्लेम करते हैं। उनके हिसाब से तो मार्लन ब्रांडो, जिनके मेथड एक्टिंग का मोनार्क माना जाता है, उससे पहले भी अनकॉन्शियसली मेथड एक्टिंग ही कर रहे थे। लोग तो ये तक कहते हैं कि बॉलीवुड में तब तक कोई स्टार नहीं बन सकता जब तक उनके अंदर दिलीप कुमार जैसी कुछ खूबियां ना हो। धर्मेंद्र से लेके अमिताभ बच्चन, गोविंदा से लेके शाहरुख खान तक सब पर दिलीप कुमार का इन्फ्लुएंस रहा है। एंड अगर तुम्हें इनकी पर्सनैलिटी, इनकी मूवी के रोल्स का ऑडियंस पर इम्पैक्ट हल्का सा भी समझ आया हो तो तुम्हें ये भनक लग गई होगी कि इन तीनों की वजह से ही इंडिया में एक स्टार कल्चर पनपना शुरू हो गया था। लेकिन 20 साल इन तीनों स्टार्स की पॉपुलैरिटी के बाद 1960s में इसका एक बिल्कुल ऑपोजिट साइड देखने को मिला, जब लोगों को शायद थोड़ा समझ आना शुरू हुआ कि एक स्टार की पॉपुलैरिटी कभी खत्म भी हो सकती है। जैसे बॉलीवुड में मिड 60s के बाद लोगों के प्रेफरेंसेस बदलने लगे, उनको रोमांटिक मूवी ज्यादा पसंद आने लगी, और जब इन तीनों में से कोई भी उन रोमांटिक रोल्स की कमी को पूरा नहीं कर रहा था तो बॉलीवुड और बॉलीवुड देखने वालों ने अपनी नजर घुमाई एक नए सुपरस्टार पर, राजेश खन्ना। और राजेश खन्ना का स्टारडम नहीं, सुपर स्टारडम था। आज अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो वही मोमेंट था जो बॉलीवुड के लिए इतना पिवटल साबित हुआ, जहां उन्होंने सिर्फ देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर जैसे स्टार्स को सिर्फ ओवरशैडो नहीं करा, बल्कि स्टारडम की एक ऐसी लिमिट सेट कर दी जहां शायद आज तक भी कोई नहीं पहुंच पाया है, तीनों खान भी नहीं। Why do you want to see Rajesh Khanna? There's no words to describe it. राजेश खन्ना की सक्सेस उनकी टाइमिंग, क्रिएटिव चॉइसेस, पर्सनल करिश्मा, न्यू स्टाइल ऑफ फिल्मिंग का एक अमेलगमेशन था। मूवीज जैसे आराधना, दो रास्ते, सफर ने उन्हें एक आइडियल रोमांटिक और मॉरल हीरो की तरह पोजीशन करा, जिसकी वजह से वो देवानंद से आगे निकल पाए। 1970 की मूवी कटी पतंग के गाने ये शाम मस्तानी ने उनकी रोमांटिक इमेज को और सॉलिडिफाई कर दिया। ये शाम मस्तानी
बॉलीवुड में एक नई वेव लाने वाले डायरेक्टर जैसे यश राज चोपड़ा के साथ कोलैबोरेट कर जो पुराने स्टाइल से हटकर एक नए तरीके का सिनेमा इंडिया को देना चाहते थे, वो सबके लिए बहुत फ्रूटफुल बैठा। उनकी 17 कॉन्सेक्यूटिव मूवीज एक के बाद एक हिट गई, ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया। राजेश खन्ना वो पहले इंसान बने जिनकी सिर्फ फेस वैल्यू के लिए लोग सिनेमा में आकर मूवी देखने लगे। पहली बार बॉलीवुड को समझ आने लगा कि एक मूवी की सक्सेस पर एक स्टार का क्या इंपैक्ट होता है और वो कैसा दिखता है। और राजेश खन्ना की स्टारडम में एक बहुत बड़ा रोल उस समय की मीडिया का भी था, जिसे सिर्फ फिल्म मैगजीन्स के आने से राजेश खन्ना को एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ कवरेज मिलने लगा। 1973 में तो बीबीसी ने उनके स्टारडम पर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, लेकिन मीडिया के साथ साथ राजेश खन्ना को भी शायद नहीं पता था कि उनका ये सुपर स्टारडम कितना शॉर्ट लिव लेने वाला है, क्योंकि उसी साल एक मूवी आई जिसका नाम था जंजीर। और उस एक ही मूवी ने वो स्टारडम का ताज राजेश खन्ना के सर से उतार कर अमिताभ बच्चन को दे दिया। 1970s में अमिताभ बच्चन को एक एंग्री यंग मैन का टाइटल मिल गया। सब जानते थे कि अमिताभ एक अच्छे एक्टर है, लेकिन उनके स्टारडम का क्रेडिट वो खुद उन रोल्स को देते हैं जो अमिताभ बच्चन के लिए लिख के गए थे। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। वो रोल जिसमें वो अपने एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर को प्ले कर सके। सलीम जावेद की लिखी हुई स्क्रिप्ट और कादर खान के लिखे गए डायलॉग्स की वजह से इंडस्ट्री में वो राजेश खन्ना जैसे बड़े सुपरस्टार को सक्सीड कर पाए। और 70s का तो पूरा डेकेड अमिताभ का माना जाता है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बावजूद अपने से आने वाले पहले सुपरस्टार की तरह उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका भी ये स्टारडम कितनी जल्दी चला जाएगा, क्योंकि मिड 80s तक आते आते बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिक्स में एंट्री और बहुत सारे कारणों की वजह से अमिताभ का स्टारडम भी चला। अमिताभ बच्चन की पूरी कहानी जानने के लिए तो तुम हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो इतने सारे सुपरस्टार्स आए और गए, किसी का भी स्टारडम 10-15 साल से ऊपर नहीं टिक पाया। तो ये बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि कैसे पिछले 30 सालों से शाहरुख, सलमान और आमिर खान बॉलीवुड में अपना स्टारडम सिर्फ सस्टेन नहीं कर रहे, पर हर बीतते साल के साथ बढ़ती उम्र के बावजूद वो उसे और ग्रो कर रहे हैं और उनकी जगह कोई ले नहीं पा रहा है, क्योंकि लोगों के प्रेफरेंसेस तो अब भी बदल रहे हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद से तो मूवीज बनाने का स्टाइल, लोगों के प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रहे हैं। पिछले डेकेड में तो आयुष्मान खुराना को पीपल स्टार बोल दिया गया, वरुण धवन, राजकुमार राव, बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जो आए सुपरस्टार बने, अच्छी मूवीज दी उस समय में जहां शायद ये खान्स चल नहीं रहे थे, तब फिर भी जब इंडस्ट्री को जरूरत पड़ी तो शाहरुख खान ने आके इंडस्ट्री को रिवाइव करा। सलमान खान का करिश्मा जानने के लिए तो लोग उनको अपने टीवी की स्क्रीन पर देखना ही काफी समझते हैं, और आमिर खान की परफेक्शनिस्ट की इमेज तो लोगों को इतनी पसंद है कि 2008 से लेकर 2016 में आने वाली दंगल तक हर साल उन्होंने जब मूवी करी तो वो बॉलीवुड की इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई। तो अब इस सवाल का जवाब जानते हैं कि इन तीनों के लिए इतना लंबा और रेलेवेंट और ग्रैंड स्टारडम पॉसिबल भी कैसे हुआ। 1980s में जब अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल हो रहा था तो कई महीनों में बॉलीवुड का एक डार्क फेज चल रहा था, और वो टाइम इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड की ऑडियंस के लिए बहुत कंफ्यूजिंग सा था। जो फॉर्मूले पिछले कई सालों से चलते आ रहे थे वो चलने बंद हो गए। बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स की मूवीज फ्लॉप होने लग गई। हाँ, उस समय बॉलीवुड में आने वाले बहुत सारे प्रोमिनेंट एक्टर्स जैसे संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, गोविंदा ने एंट्री करी, मगर अच्छी मूवीज होने के बावजूद, अच्छी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी लोगों को अपना वो अगला सुपरस्टार, इंडस्ट्री का लीडर, सबसे बड़ा एक्टर मिल ही नहीं पा रहा था। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि डायरेक्टर्स को अपनी मूवीज दिखाने, थिएटर में लोग लेके आने के लिए उसमें बी ग्रेड अडल्ट सीन्स डालने पड़ रहे थे। उस समय के कुछ पोटेंशियल स्टार्स की बात करें तो अनिल कपूर, जिनका ऑन स्क्रीन पर्सोना बहुत अच्छा था, लेकिन ऑफ स्क्रीन उन्हें कोई नहीं पूछता था। संजय दत्त की ऑफ स्क्रीन कल्ट फॉलोइंग थी, तो उनके ऑन स्क्रीन रोल्स बस एक ही तरह के कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते थे। और गोविंदा का ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन दोनों अच्छा था, तो उनकी फिल्म मेकर्स के साथ नहीं बनती थी। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। लेकिन फिर लेट 80s, अर्ली 90s में बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री होती है शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की। और इनके अर्ली इंटरव्यूज में ही अगर इनके ऑरा को तुम कंपेयर करो उस समय के बाकी एक्टर्स से, जो है वैसा रहेगा नहीं, जो कल जो होगा वैसा रहेगा नहीं, जो परसों है वैसा रहेगा नहीं, हमेशा चेंज होता रहता है ना। You think of yourself as an actor, not a star. I always thought myself to be an actor first and then a star. A director sees a good-looking face walk by this, across the street. He said, "Hey, that's my hero." Picks him up, makes him a star.
तो हल्का सा समझ आ जाता है कि ये फैंस से अपने अटेंशन और प्यार को मांगते नहीं थे, बल्कि उसे कमांड करते थे। आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर। जैसे इससे पहले एक्टर्स को साल लग जाते थे ब्रेक थ्रू मिलने में, स्टारडम अचीव करने में, वो आमिर और सलमान ने अपनी पहली मूवी से कर दिया था। 1988 और 1989 में आमिर खान की कयामत से कयामत तक और सलमान खान की मैंने प्यार किया बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करके गई। मैंने प्यार किया उस समय की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म में से एक है। और सरप्राइजिंगली सलमान खान तो एक्टर या स्टार बनने भी नहीं आए थे, वो तो अपने फादर सलीम खान की तरह कैमरे के पीछे फिल्म मेकिंग में जाना चाहते थे। मगर उस सब के बावजूद सिर्फ कुछ ही सालों में वो अपने आप को इंडस्ट्री में एज अ लीडिंग मैन एस्टैब्लिश कर लेते हैं। मूवीज जैसे बागी, साजन और 1994 में हम आपके हैं कौन मैसिव सक्सेस साबित होती हैं। इसके अलावा सनम, बेवफा और बीवी नंबर 1 जैसी मूवीज ने भी सलमान को खुद को एस्टैब्लिश करने में बहुत मदद करी। सलीम खान, सलमान खान के फादर, बॉलीवुड के बहुत बड़े राइटर रह चुके हैं और उनकी वजह से शायद सलमान खान को इंडस्ट्री में काम करने में तो आसानी मिल जाती हो, लेकिन सलीम खान की तरफ से उन्हें कभी आउट एंड आउट सपोर्ट नहीं मिला था। सलमान खान की एक भी मूवी सलीम खान ने नहीं लिखी। 90s में उन्होंने खुद को ही एस्टैब्लिश करा। सिमिलरली एक नेपोटिज्म वाले बैकग्राउंड से तो आमिर खान भी आते हैं। उनके फादर ताहिर खान एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, तो वो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पहले से वाकिफ थे। 1973 में उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट यादों की बारात मूवी में काम भी करा है। 16 की उम्र में वो थिएटर एक्टिंग करा करते थे। कयामत से कयामत तक के बाद 90s में उनकी काफी मूवी अव्वल नंबर 1, तुम मेरे हो, दीवाना मुझसा नहीं और जवानी जिंदाबाद कुछ खास नहीं चल पाई। लेकिन फिर आई इंदर कुमार डायरेक्टेड एक रोमांटिक ड्रामा मूवी कॉल्ड दिल, और देश की यूथ में मूवी बहुत पॉपुलर हुई। आमिर खान को एक चॉकलेट बॉय की इमेज मिल गई और आमिर और सलमान ने साथ मिलकर अंदाज अपना अपना नाम की एक मूवी भी करी। हम दोनों एक फिल्म में आ रहे हैं, अंदाज अपना अपना। दैट इज वन फिल्म जो ऑडियंस बहुत एंजॉय करती है, जिसको तब तो इतना प्यार नहीं मिला, लेकिन आज उसको सब एक कल्ट क्लासिक बॉलीवुड मूवी मानते हैं। और एक समय पर जहां ये दो स्टार अपनी जगह बना रहे थे, उनके बावजूद इंडस्ट्री ने एक और स्टार को अपने बीच में जगह दी और वो थे शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान के बॉलीवुड करियर की शुरुआत आमिर और सलमान के बहुत बाद में हुई। मूवीज में आने से पहले तो शाहरुख खान टीवी में काम करते थे। फौजी, दिल दरिया, सर्कस जैसे शोज में 1989 में और 1990 में बहुत पॉपुलर भी हुए। और शाहरुख खान को तो अपने टीवी एक्टिंग से ही बहुत क्रिटिकल अक्लेम मिलता था और उन्हें टीवी एक्टिंग करते हुए दिलीप कुमार के काम से कंपेयर करा जाता था। लेकिन सरप्राइजिंगली शाहरुख को फिल्मों में आने की कोई चाहत नहीं थी। मगर मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा उसको। उनको डायरेक्टर्स के कॉल आते थे और लोगों के बहुत कन्विंस करने के बाद फाइनली 1992 में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली। अपने पहले ही साल में शाहरुख ने 4 फिल्में साइन कर ली थी, जिनमें से उनकी पहली फिल्म दीवाना 18 करोड़ का कलेक्शन करके सुपर हिट रही। दीवाना में उनकी एक्टिंग लाजवाब रही, इसके बावजूद कि वो उनकी फर्स्ट मूवी थी। शाहरुख खान को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला। एंड अनलाइक सलमान, आमिर या फिर इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर जो अपने आप को एज अ मेल लीड एस्टैब्लिश करना चाहता था, शाहरुख ने बिल्कुल ही अलग रास्ता अपनाया। इंडस्ट्री में नेगेटिव रोल्स उठाना एक बहुत बड़ा रिस्क, रेड फ्लैग माना जाता था और उसके बाद भी उन्होंने बाजीगर और डर जैसी मूवीज में एंटेगनिस्ट का रोल्स प्ले किया और सबके दिमाग में अपनी एक छाप छोड़ दी। और उन मूवीज में कुछ ऐसा किया जो बॉलीवुड ने अपनी 60-70 साल के इतिहास में कभी देखा नहीं था। जैसे बाजीगर में लीड एक्टर का लीड एक्ट्रेस को मार देना और डर में ऐसा साइकोटिक रोल प्ले करना जो ऑडियंस को ऑन स्क्रीन पहली बार देखने के लिए मिल रहा था। और अपने इन एंटी हीरो परफॉर्मेंसेस को अप्रिशिएट होते देखकर, एंटेगनिस्ट रोल्स की तरफ प्यार को देखकर शाहरुख खान चाहते थे कि वो एक्शन जॉनर में जाए और वहीं बस जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने शाहरुख खान का नजरिया इंडस्ट्री के लिए और उन्हें देखने वाले हर एक इंसान की तरफ पूरा बदल दिया। क्योंकि 1995 में आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 4 करोड़ में बनी ये मूवी 100 करोड़ कमा गई। आज के टाइम में एडजस्ट करोगे तो वो 500 करोड़ से ऊपर है। और ये सिर्फ शाहरुख की नहीं, बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल मूवी बन गई। इस मूवी ने उस समय तक सबसे ज्यादा 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। इस मूवी ने लॉन्गेस्ट रनिंग बॉलीवुड मूवी का रिकॉर्ड बनाया। मुंबई के मराठा मंदिर में तुम आज भी ये मूवी जाके देख सकते हो। और इसी मूवी से शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस की पहचान मिली। इस मूवी को यश राज चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट करा था, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ डर में भी काम करा था। इस मूवी से पहले जब शाहरुख खान आदित्य चोपड़ा बात करते थे तो सिर्फ एक्शन, ब्लडी सीन्स, फाइट्स की बात करा करते थे, लेकिन आदित्य चोपड़ा के दिमाग में शाहरुख के लिए कुछ और ही था। जब आदित्य डीडीएलजे की स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख के पास गए तो शाहरुख एक और एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे और स्क्रिप्ट को सुनकर बहुत कंफ्यूज हो गए कि 6 महीने में आदित्य को ये क्या हो गया है। और शुरुआत में शाहरुख इसको समझने के लिए थोड़ा हेजिटेंट थे, लेकिन तब आदित्य ने उन्हें समझाया कि इंडिया में एक असली सुपरस्टार कौन बन सकता है। उन्होंने कहा, सुपरस्टार will only be that person who will be every mother's son,
every sister's brother, every college girl's fantasy. And अगर हम सोचें तो इसी सेम चीज के लिए तो राजेश खन्ना जाने जाते थे। कॉलेज की लड़की ये सोचने लगी कि मेरा कोई अगर बॉयफ्रेंड हो तो इस तरह का हो। हर माँ ये समझने लगी अगर मेरा बेटा हो तो इस तरह का। हर बहन ये समझने लगी कि मेरा भाई हो तो इस तरह का हो। और हर शादीशुदा औरत ये समझने लगी कि ये आइडेंटिफिकेशन उसका होता रहा कि अगर कोई आइडल हस्बैंड है तो इस तरह का होना चाहिए। एंड कई मायनों में इन तीनों खान्स के लिए सुपरस्टार बनने का, उनका एस्टैब्लिश होने का एक कारण ये भी था कि आज के फिल्म मेकर जैसे करण जौहर, आदित्य चोपड़ा जो आज रेलेवेंट है, वो तब अपना करियर इन तीनों खान्स के साथ ही शुरू कर रहे थे। शुरुआत से ही उन्होंने इन एक्टर्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड रखा जो शायद सच नहीं था शाहरुख, सलमान, आमिर से पहले और शायद उनके बाद वाले एक्टर्स के साथ भी। लेकिन सिर्फ इतने से ही इन तीनों खान्स को अपना स्टारडम नहीं मिला, उसके पीछे कुछ और भी सच है। जैसे मिड 90s आते आते ये तीनों खान इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाते हैं। एंड तुम्हें 90s में अगर जाके सोचना पड़े तो तीनों का एस्टैब्लिशमेंट कुछ ऐसा था कि शाहरुख खान बहुत मेहनत करते थे अच्छी मूवीज करने के लिए, सलमान खान एक्टिंग अच्छी करते थे, मूवीज तो करते थे लेकिन स्टारडम और अपनी इमेज को लेकर सीरियस नहीं थे, और आमिर खान ने ग्रेजुअली साल में बस 1-2 मूवीज करनी शुरू कर दी थी, फोकसिंग मोर ऑन द कंटेंट दैट ही इज डिलीवरिंग। और तीनों खान्स का करियर आपस में पैरेलली चल रहा होता है, वो अच्छा खासा चल भी जाता, लेकिन साथ साथ करियर और मूवीज के एक और चीज तीनों खान में शुरू होने वाली थी, और वो थी इनकी लड़ाइयां, कंट्रोवर्सीज और राइवलरीज। आमिर खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है, मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है। और आपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि ओनली इफ गॉड इंटरवीन्स आई विल पैच अप विद शाहरुख। सर वो तो आने के तो नहीं है सर। What would you say to a die-hard Amir Khan fan? So guys, you gotta find an icon that you can look up to. Okay. What would you say to a die-hard Salman Khan fan? I would say God bless you. क्योंकि 90s और 2000s में इन तीनों के साथ साथ और भी बहुत एक्टर्स थे जो बॉलीवुड में अपना नाम बना रहे थे। बहुत सारे ए लिस्ट एक्टर्स का राइज हमें देखने को मिल रहा था, अजय देवगन, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, और यहाँ तक कि 2000s में जब ऋतिक रोशन आए तो सब बोलने लगे कि वो खान्स को रिप्लेस कर देंगे। गोविंदा तो ऑलरेडी अपने आप को एक अलग लेवल के स्टारडम पर पहुंचा भी चुके थे। इनमें से कुछ एक्टर्स की एक्टिंग, डांस स्क्रीन, ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंसेस खान से बेटर भी मानी जाती थी। मगर एक डिबेट जो तब भी थी और आज डेकेड्स बाद भी चली आ रही है, वो ये थी कि इन तीनों खान में से सबसे बड़ा था कौन। और ये सवाल बहुत लाजमी भी है क्योंकि तीनों की उम्र एक बराबर है, तीनों ने लगभग सेम समय पर इंडस्ट्री में कदम रखा था, तीनों अच्छी मूवीज बनाते हैं और तीनों खान हैं। और बॉलीवुड जो कि एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन चुकी थी, उसको तो तलाश भी थी अपने नए सुपरस्टार्स की। और इन तीनों खान में इतनी सिमिलैरिटीज होने के बावजूद कुछ चीजें अलग भी थी, जैसे इन स्टार्स का ऑन स्क्रीन परसोना, इनके रियल लाइफ परसोना, काम करने का तरीका, इनका चॉइसेस ऑफ मूवीज। और इस सब की वजह से इस सवाल का जवाब ढूंढना थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर तुम इन तीनों के स्टारडम को देखो तो इतनी अलग चॉइसेस और इतनी सिमिलैरिटीज होने के कारण किसी और के लिए इंडस्ट्री में स्टार बनना तो छोड़ो, एक अच्छे रिलायबल ए लिस्ट एक्टर 10, 15, 20 साल का करियर बनाने तक की जगह नहीं बची थी। जैसे आमिर खान, उन्होंने दिलीप कुमार की तरह मेथड एक्टिंग करनी शुरू कर दी, जहां वो कैरेक्टर में घुस जाते थे। तुम्हें एग्जांपल्स ही चाहिए तो 2001 में आई उनकी मूवी लगान, जो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी, 24 करोड़ के बजट में बनकर 60 करोड़ कलेक्ट करे। लगान तो इस सेंचुरी की इकलौती फिल्म है जो ऑस्कर में फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट भी हुई है। फिर उन्होंने अपनी मूवीज जैसे गजनी और दंगल में एक एक्सट्रीम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। मूवीज जैसे 3 इडियट्स, तारे जमीन पर, रंग दे बसंती से सोशल मैसेज दिए। इंटरव्यूज में तो उन्होंने बताया कि अपनी मूवी के फर्स्ट डे को वो सिनेमा हॉल के प्रोजेक्शन रूम में बैठकर देखते हैं ताकि वो ऑडियंस के रिएक्शन को अपनी मूवीज के हिसाब से समझ सके। आप जनरली स्पीकिंग अपनी खुद की फिल्म पब्लिक के साथ देखना पसंद करते हैं? हाँ, मैं पब्लिक के साथ देखना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट हैंड मुझे रिएक्शन चाहिए। नहीं, मैं एक्चुअली थिएटर चुनता हूँ और फिर मैं रात के 3-4 बजे जाके थिएटर में सो जाता हूँ इन द प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन रूम से आप ऑडियंस का रिएक्शन देखते हैं? हाँ। 2000 और 2010s में तो आमिर खान की रेपुटेशन ऐसी बन गई थी कि वो जो भी मूवी साइन करेंगे वो क्रिटिकली और कमर्शियली हिट ही होगी। उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बुलाया जाने लगा। और आज शायद तुम आमिर खान को उनकी लास्ट 2 मूवीज थग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा, जो डिजास्टर साबित हुई थी, उनके लिए पहचानते हो। लेकिन वो इकलौते ऐसे सुपरस्टार हैं जो अपनी मूवीज के बारे में बात करते हैं। अभी हाल ही में मेरी फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा जो नहीं चली, और मुझे जैसे आप निराश हैं, मैं भी बहुत निराश हुआ। हमने फिल्म शायद अच्छी नहीं बनाई, कुछ कमी रह गई जो पब्लिक को अच्छी नहीं लगी। तो ये एक सीखने का मौका हो। जैसे मैं बताता हूँ, मुझे लगता है लाल सिंह में मैंने अपने परफॉर्मेंस को थोड़ा ज्यादा हाई पिच कर दिया, मतलब पूरा भार मेरे पे था। एक्चुअली मुझसे गलती हुई।
एज ए परफॉर्मर। तो अब उस चीज को मैं अगली फिल्म में कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को रेक्टिफाई करूं। जो मैंने गलती एक दफा की है उससे मैं सीखूंगा। अपनी मूवी से, अपने काम से, अपने परफॉर्मेंस से, उसके ऑडियंस के इम्पैक्ट से कितना इम्पैक्टेड रहे हैं वो खुद आकर इंटरव्यूज में शेयर करते हैं। दंगल जैसी मूवीज में जहां पे वो एक फादरली फिगर का रोल प्ले कर रहे हैं, या फिर तारे ज़मीं पर जैसी मूवीज में जहां पर वो एक मेंटर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कैरेक्टर रोल्स हैं, एक्शन रोल्स नहीं है, रोमांस रोल्स नहीं है, पर सिर्फ अपनी पोर्ट्रेयल और स्क्रिप्ट के दम पर एक बहुत लाजवाब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर गए थे। नहीं, आप लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, आप उनके विचार के साथ उनके विचारों को टटोलते हैं, अलग विचार उनके सामने रखते हैं, अलग जज्बात उनके सामने रखते हैं। सो द क्रिएटिव कम्युनिटी ऑफ एनी सोसाइटी एक्चुअली बिल्ड्स द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। उससे पता चलता है कि आमिर खान का इम्पैक्ट क्या है। और आमिर खान की पॉपुलैरिटी तो चाइना में भी बहुत बढ़ गई थी। जैसे सीक्रेट सुपरस्टार, जो एक बहुत इम्पैक्टफुल मूवी है, एक सोशल इशू पर है, आमिर खान ने प्रोड्यूस करी है, उसमें उनका एक कैमियो रोल भी है। इंडिया में कुछ खास परफॉर्म नहीं करी थी, लेकिन उसका ओवरसीज कलेक्शन खासकर चाइना का मिलाकर 122 करोड़ था। आमिर खान के बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट का अंदाजा तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि उन्होंने सिर्फ 34 मूवीज में 5 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स दी हैं। शाहरुख और सलमान के लिए वो नंबर 62 और 77 मूवीज के बाद सिर्फ 2 है। लेकिन सिर्फ एक्टिंग, वर्सेटैलिटी और स्क्रिप्ट की चॉइसेस ही एक एक्टर को सुपरस्टार नहीं बनाती, वरना 50s में सिर्फ दिलीप कुमार सुपरस्टार होते, राज कपूर और देव आनंद नहीं। क्योंकि देव आनंद की तरह ही 1995 के बाद शाहरुख खान ने भी अपनी ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी की वजह से एक पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू करी। हर कोई शाहरुख खान को वैसे देखने लग गया जैसे राजेश खन्ना को देखा जाता था। हर एक माँ का बेटा, हर एक बहन का भाई, हर एक गर्लफ्रेंड का लवर, शाहरुख खान एक हाउस होल्ड नाम बन गया था। यस बॉस, इंग्लिश बाबू, देसी मेम, कोयला, परदेस, डुप्लीकेट जैसी शाहरुख खान ने बहुत मूवीज करी, जिनमें से कुछ हिट हुई, कुछ फ्लॉप हुई। तो कुछ मूवीज जैसे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, दिल तो पागल है, परदेस, देवदास ब्लॉकबस्टर तो रही ही, पर लोगों के लिए एक इमोशन भी बन गई। यहाँ तक कि मूवीज जैसे दिल से, स्वदेश फ्लॉप तो गई, लोगों को बहुत पसंद आई थी। क्रिटिक्स को शाहरुख खान का रोल मूवीज में अच्छा लगा। और अपने करियर के शुरुआती कुछ सालों में जहां शाहरुख खान ने अपनी परफॉर्मेंसेस से बड़े बड़े एक्टर्स के बीच में अपना नाम रखा था, उनका स्टारडम तो एक्चुअली 2000 के बाद बनना स्टार्ट हुआ। 1999 में आई मूवी बादशाह के बाद से शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह बुलाया जाने लगा। शाहरुख खान को अमिताभ बच्चन से कंपेयर करा जाने लगा। शाहरुख खान आजकल फिल्मी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं। अमिताभ बच्चन के बाद कई सालों तक फिल्मी दुनिया की चोटी तक कोई एक्टर नहीं पहुंच पाया। शाहरुख खान अमिताभ बच्चन तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कम से कम वो चोटी तक पहुंच तो पाए। उनके इस क्लिप को लेकर शाहरुख खान को कई बार लोग एरोगेंट भी बोलते हैं। ये आज की बात नहीं शाहरुख, आपने जिक्र किया 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे, ऑडियंस में किसी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है, तो आपने कहा था कि आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूं। और कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा समझना लाजमी भी था, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने सालों साल काम करके अपना वो स्टारडम बनाया था, और शाहरुख खान इंडस्ट्री का नया लड़का सिर्फ 4-5 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऐसी बड़ी बात बोल रहा है। ये कंपैरिजन फिर 2006 में भी देखने को मिला, जब फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन की डॉन के रीमेक में शाहरुख खान को कास्ट कर गए। डॉन इज अ लिटिल स्कैरी है। और जनता तो बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं थी कि अमिताभ की जगह कोई और ले भी सकता है। लेकिन शाहरुख खान की डॉन 38 करोड़ का बजट लेकर 106 करोड़ का कलेक्शन करके एक हिट साबित हुई। लेकिन अनलाइक आमिर एंड सलमान, शाहरुख खान को लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रोल्स में एक्सेप्ट नहीं किया। फैन जीरो जैसी मूवी शाहरुख खान के लिए डिजास्टर साबित हुई, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। स्टार्टिंग से लास्ट तक बोरिंग पिक्चर है। पिक्चर की जो स्टोरी है वो पब्लिक को हजम ही नहीं होगी, बिल्कुल बकवास एकदम। एंड इट वाज़न्ट अप अंटिल जवान एंड पठान जब लोगों ने शाहरुख खान को वापस अपनाया। और शाहरुख खान की मूवीज, उनके सक्सेस, उनके स्टारडम में उनके साथ काम करने वाली एक्ट्रेसेस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो दीपिका हो, प्रियंका हो, आलिया हो, या 90s के टाइम काजोल हो, जूही चावला हो, शाहरुख खान हमेशा से जाने गए हैं एज किंग ऑफ रोमांस, क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनकी को एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी होती थी। और ये भी काफी सिमिलर है राज कपूर से, जो उस टाइम पॉपुलर हुए क्योंकि उनकी स्क्रीन केमिस्ट्री नरगिस के साथ बहुत पॉपुलर हुई। मगर यहाँ हम अगर सलमान खान के स्टारडम की बात करें तो उनका केस तो शाहरुख और आमिर से बिल्कुल अलग है। क्योंकि 90s का एंड आते आते शाहरुख खान को बॉलीवुड का बादशाह बुलाया जाता था, आमिर खान परफेक्शनिस्ट बन गए थे, तो वहीं सलमान खान अपनी
अपनी कंट्रोवर्सीज, कोर्ट केसेस के चक्कर में परेशान घूम रहे थे। उसके अलावा 90s में सलमान खान के ऐश्वर्या राय की तरफ टॉक्सिक ऑब्सेशन की खबरें सामने आने लगी थी। एक इंसिडेंट तो बहुत फेमस भी हुआ जहां लोगों ने बताया कि सलमान दारू के नशे में ऐश्वर्या के घर जाने लगे, उनके घर के बाहर बदतमीजी करने लगे। तो 90s में जो रेप्यूटेशन सलमान ने पब्लिक से कमाई थी अपनी एक्टिंग की वजह से, वो अपनी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी की वजह से लगभग खो दी। क्योंकि सलमान की बहुत सारी फैंस 90s में रोमांटिक रोल्स की वजह से लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन उनके और ऐश्वर्या राय के बारे में आती हुई खबरों की वजह से, उनकी और कंट्रोवर्सीज की वजह से सलमान से कई मायनों में लोगों को घृणा होने लगी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सलमान खान कभी इररिलेवेंट नहीं हुए, क्योंकि उनकी मूवीज देखने लोग अब भी थिएटर आया करते थे। हाँ, अर्ली 2000s में सलमान खान ने एक लो फेज देखा, लेकिन उसके बीच में भी उन्होंने लोगों को आइकॉनिक मूवीज जैसे पार्टनर, मुझसे शादी करोगी, नो एंट्री, और उसके बाद 2008 में मूवी वांटेड दी, जिसके बाद तो मानो उनका बॉक्स ऑफिस के ऊपर डोमिनेंस कभी खत्म ही नहीं हुआ। नेगेटिव रिव्यूज के बावजूद सलमान खान की मूवी 100 करोड़ का मार्क इजीली क्रॉस कर जाती थी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने फैन सलमान खान ने अपने खोए थे अपनी कंट्रोवर्सीज की वजह से, आने वाले समय में उससे ज्यादा कमा लिए। इंडस्ट्री में उनकी इज्जत, रेलेवेंस, इंपैक्ट, प्रोमिनेंस सब बढ़ती चली गई और धीरे धीरे उनकी बैड बॉय की इमेज ट्रांसफॉर्म हो गई बॉलीवुड के भाई में। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अर्ली 2000s में सलमान की पर्सनल लाइफ के कारण उनके करियर में फ्लक्चुएशंस चल रहे थे, लेकिन 2003 में सतीश कौशिक की डायरेक्टेड मूवी आई तेरे नाम। इस मूवी में सलमान खान को एक ऐसे रूप में देखा गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। एक यंग ट्रबल्ड मैन विद अ मेंटल डिसऑर्डर। दोनों ऑडियंस और क्रिटिक्स को सलमान की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और तेरे नाम मूवी से सलमान खान की वर्सेटैलिटी प्रूव हो गई। लेकिन सिर्फ वर्सेटैलिटी नहीं प्रूव हुई, जनता के ऊपर सलमान खान की पकड़, इंपैक्ट, इन्फ्लुएंस भी प्रूव हुआ। जिसे तेरे नाम के बाद सलमान खान का उस मूवी में बनाया हुआ हेयर स्टाइल एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। उनका मिडिल पार्ट स्टाइल देश भर के फैंस के बीच में ट्रेंड होने लग गया था और ये सब होना एक टेस्टिमेंट था कि सलमान का इन्फ्लुएंस, उसके बावजूद उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, कितना ज्यादा बड़ा है। और 2008 तक सलमान खान को रोमांटिक कॉमेडी मूवीज में देखा जाया करता था। मैंने प्यार क्यों किया, नो एंट्री, पार्टनर, गॉड टू सी ग्रेट हो। लेकिन मूवीज का सलमान की पर्सनल लाइफ पर, उनकी पब्लिक इमेज पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था। और फिर 2008 में मूवी आई वांटेड, जिसमें सलमान का कैरेक्टर थोड़ा नेगेटिव लाइफ में दिखाया गया, लेकिन उसकी इंटेंशंस पॉजिटिव थी। और सलमान का कैरेक्टर उस मूवी में एक वन मैन आर्मी था, लार्जर देन लाइफ था। और वो मूवी इस कदर हिट हुई कि उसके बाद सलमान खान भी अपनी मूवीज कॉन्शियसली सिलेक्ट करने लग गए। जैसे 2010 में आई दबंग, अब तक की माने जाने वाली सलमान खान की टॉप हिट्स में से एक। और दबंग ने सलमान खान को अपनी रीब्रांडिंग का एक मौका दिया। एक पुलिस कैरेक्टर जो सिस्टम को लेकर करप्ट तो है पर लोगों के हित में सोचता है। वो गलत काम तो करता है लेकिन उससे ज्यादा लोगों की भलाई कर देता है। उसके साथ साथ फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, लार्जर देन लाइफ है और बिल्कुल वैसा है जैसे कोई भी इंसान अपने एक आइडियल को देखना चाहेगा। और इसी मूवी की वजह से सलमान की मूवीज को सलमान की मूवीज होने की पहचान मिलने लगी। मूवी कैसी भी हो, लोग सलमान खान को देखने जाते जरूर थे। और इसके बाद आने वाले सालों में रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो, किक, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, प्रेम रतन धन पायो, सारी मूवीज का कलेक्शन 100 करोड़ से ऊपर गया। और मूवीज के अलावा सलमान खान को बॉलीवुड के गॉडफादर का दर्जा दे दिया गया था। कटरीना कैफ, जरीन खान, सूरज पंचोली, जैकलिन फर्नांडिस, अर्जुन कपूर, आतिया शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, स्नेहा उल्लाल, डेजी शाह, साई मांजरेकर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सलमान खान ने मौका दिया। और सिर्फ नए एक्टर्स को मौका देना ही नहीं, उन बॉलीवुड एक्टर्स जिनका करियर लगभग खत्म हो गया था, उनके करियर के रिवाइवल का जिम्मा भी सलमान ने उठाया। जैसे बॉबी देओल जो अपने करियर के रिवाइवल का पूरा क्रेडिट सलमान खान को देते हैं। सलमान को मैं हमेशा थैंक यू बोलते रहा हूँ जिंदगी भर। सलमान ने मुझे एक दिन फोन किया और बोला मामू शर्ट उतारेगा। मैंने बोला मामू कुछ भी करूंगा। और शायद यही कारण है कि पब्लिक में, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग सलमान खान के बारे में बुरा बोलने से पहले कई बार सोचते, क्योंकि जहां सलमान खान अपने क्लोज वंस की पूरी हेल्प करते हैं उन्हें इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने के लिए, तो वहीं अगर दूसरी तरफ कोई इनकी ईगो हर्ट कर देता है तो उसका करियर तबाह करने में भी ज्यादा नहीं सोचता। मगर जहां एक तरफ तीनों खान अपना काम करके, अपनी अलग लाइफ जी के, कंट्रोवर्सीज करके, मूवीज करके अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे थे, वो चीज जो इन तीनों की सक्सेस को बहुत इंटरेस्टिंग और अनअवॉइडेबल बनाती है वो थी इनकी आपस में होने वाली राइवलरी। और शायद वो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये तीनों लोग आज भी इंडस्ट्री में रेलेवेंट हैं। जैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शाहरुख खान और आमिर खान के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा। जैसे 90s के एंड में इवन दो आमिर खान की मूवीज अच्छी होती थी, उनकी एक्टिंग को प्रेज करा जाता था, वो कमर्शियली हिट होती थी, आमिर खान को कभी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला, जो बॉलीवुड में, इंडिया में एक बहुत बड़ा ऑस्कर के लेवल का अवार्ड माना जाता है। जूरी जो डिसीजन लेती है, जिसको अवार्ड देती है, वो अपने हिसाब से सही करती है। वो हर आदमी की कोशिश रहती है कि मुझे अवार्ड मिले, तो मेरी भी यही कोशिश रहती है। लेकिन वो अवार्ड शाहरुख और सलमान को दे दिया गया था, जिसकी वजह से आमिर खान ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये अवार्ड्स बिके हुए होते हैं। उन्होंने अवार्ड शोज में जाना बंद कर दिया। ये अवार्ड वैसा नहीं है जहाँ टीवी पे आता है और वहाँ पे
नाच गाना होता है और पहले मेरे मन में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, तो मैं जाऊंगा और उनसे, और जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे दिल में मान नहीं है किसी संस्था के लिए, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, ना अपना अपमान करने ना उनका अपमान करने। मैं फिल्में बनाता हूँ, आप लोग अवार्ड दीजिए, मैं फिल्में बनाऊंगा और आप जिसको चाहें आप दे सकते हैं अवार्ड। शाहरुख खान को लेकर तो आमिर खान ने ये भी कहा है कि उनकी मीडिया को मैनिपुलेट करने की स्किल बहुत अच्छी है। I think his ability to manipulate the media and keep them happy is a great quality. Not all of us have that quality. और इस स्टेटमेंट के बाद से ऐसा बोला जाने लगा कि आमिर खान शाहरुख खान से इनसिक्योर है। जैसे फराह खान की डायरेक्ट करी गई मूवी ओम शांति ओम, जिसमें शाहरुख खान लीड थे, उस मूवी के गाने में लगभग बॉलीवुड के हर एक सेलिब्रिटी का कैमियो था, और जब फराह खान ने आमिर खान से उस कैमियो के लिए रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने एक ऊट पटांग सा रीजन देकर रिजेक्ट किया कि अगर वो उनकी मूवी की शूट के लिए सिर्फ 2 घंटे भी आ गए तो आमिर की आने वाली नई मूवी 6 महीने डिले हो जाएगी। हाँ, बाद में आमिर ने उन्हें बताया कि वो उस शूट में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इन दोनों के बीच का ये कोल्ड वॉर तब सामने लोगों के ज्यादा अच्छे से आया जब शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी और आमिर खान की मूवी गजनी आसपास रिलीज हो रही थी। तब एक ब्लॉग में तो आमिर खान ने ये बोला कि उनके कुत्ते का नाम शाहरुख है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और इस सब के बीच में शाहरुख खान भी चुप नहीं रहे। उन्होंने आमिर के लिए ये बोल दिया कि वो शाहरुख के नाम पर अपनी मूवी मार्केट कर रहे हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, थोड़ा छिछोरापन होता है एंड आई डोंट थिंक सो कि एक लेवल पे आके फिल्म मेकर्स, और आई वुड लाइक टू बिलीव हम भी उसी लेवल के हैं कि हम अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए छिछोरापन करेंगे। पलटवार से यही है कि देखिए, जहाँ तक छिछोरापन का सवाल है, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया छिछोरा, तो शायद वो इस चीज के बारे में ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो काफी छिछोरापन खुद अपनी जिंदगी में करते हैं, तो वो बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीजों में। और वहीं जब करण जौहर ने एसआरके से पूछा कि आमिर के फैंस के लिए क्या बोलना चाहोगे, तो उनका रिस्पॉन्स था, Guys, you gotta find an icon that you can look up to. लेकिन जहां शाहरुख और आमिर की कोल्ड वॉर चल रही थी, शाहरुख और सलमान की तो आउट एंड आउट लड़ाइयां हो रही थी। 16 जुलाई 2008 कटरीना कैफ का बर्थडे था। सलमान ने कटरीना के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी होस्ट करी थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था, जिनमें से शाहरुख खान भी थे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से सारे सेलिब्रिटीज पार्टी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि शाहरुख खान और सलमान खान के बीच में एक लड़ाई हो गई है। उस समय न्यूज, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हर तरफ सबसे बड़ी न्यूज थी ये। माना जाता है कि लड़ाई की वजह थी सलमान खान का टीवी शो 10 का दम और शाहरुख खान का टीवी शो क्या 5वीं पास से तेज है। और उन दोनों को कंपेयर करते हुए सलमान खान कुछ मजाक करते हैं जो शाहरुख खान को पसंद नहीं आता, और बाद में शाहरुख ऐश्वर्या और सलमान के टॉक्सिक रिलेशनशिप पर मजाक करते हैं जो सलमान को पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से सलमान एकदम ट्रिगर हो जाते हैं। दोनों के बीच की लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शाहरुख और सलमान की ये लड़ाई एकदम इम्प्रॉम्प्टू अचानक नहीं थी, बल्कि सालों से बिल्डअप होती आ रही थी। क्योंकि शाहरुख खान की कंट्रोवर्सीज, ऐश्वर्या को लेकर टॉक्सिक ऑब्सेशन सलमान की पब्लिक इमेज बहुत खराब कर गया था, और जहां सलमान लोगों को एक बैड बॉय देखते थे, तो वहां शाहरुख अपने पीक पर चढ़ते ही जा रहे थे। उनको बॉलीवुड का बादशाह बुलाया जाता था। सलमान और शाहरुख खान का डायरेक्ट कंपटीशन हुआ करता था। ऐश्वर्या ने अपने ब्रेकअप के बाद सलमान खान के साथ काम करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो खुश है कि सलमान खान के नाम का चैप्टर उनकी लाइफ से हमेशा के लिए बंद हो गया। तो वहीं दूसरे हाथ पर शाहरुख और ऐश्वर्या की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। देवदास जैसी मूवीज में दोनों की परफॉर्मेंस को जनता द्वारा सराहाया गया, और क्योंकि शाहरुख खान ने अपना प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी स्टार्ट करा था, तो अपनी और ऐश्वर्या की जोड़ी पर इन्वेस्ट करना उन्होंने ठीक समझा। लेकिन सलमान को ये सब कहीं खटकता था, क्योंकि शाहरुख खान, जिसको सलमान ने हमेशा अपना एक भाई माना था, वो सलमान के साथ ऐसा कर रहे थे। एंड इस सब राइवलरीज, लड़ाइयां, कोल्ड वॉर, बॉक्स ऑफिस सक्सेस, ऑन स्क्रीन पॉपुलैरिटी, केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन पर्सोना के बीच में यही वो सवाल था कि इन तीनों में सबसे बड़ा सुपरस्टार है कौन, तीनों में कौन ज्यादा रेलेवेंट है, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसने इस राइवलरी को और इन तीनों स्टार्स की सक्सेस को बहुत लंबे समय तक रेलेवेंट रखा। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक्टिंग टैलेंट, मूवी हिट्स, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ स्टारडम, मूवीज के कलेक्शंस की नहीं है, बल्कि एक इंडस्ट्री पर बने हुए एम्पायर और उस पर राज करने वाले इंसान के ताज की है। शाहरुख, सलमान और आमिर का स्टारडम अपने से पहले आए सुपरस्टार्स और अपने से आगे आने वाले एक्टर्स से कितना अलग है, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि 2000 से पहले किसी भी बड़े एक्टर को एक टीवी स्क्रीन पर देखा जाना एक बहुत बड़ा डाउनग्रेड माना जाता था। टेलीविजन
will I didn't. bring your image down. जब मजबूरी में अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करना शुरू किया, तब लोगों ने देखा कि कैसे टीवी के माध्यम से भी लोगों के बीच में अपनी रेलेवेंस कंटिन्यू करी जा सकती है। और अमिताभ की देखा देखी तीनों खान ने भी टीवी पर अपना लक ट्राई करा। सलमान का शो 10 कदम के साथ उनका अभी तक चला आ रहा शो बिग बॉस ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन करके दी, जहां वो अपना लार्जर देन लाइफ वाला कैरेक्टर ही प्ले करते हैं। वहीं पर आमिर खान का शो सत्यमेव जयते को पहले के समय तो ज्यादा अच्छी रेटिंग नहीं मिली, लेकिन बाद में चलकर उसको एक अच्छा इनिशिएटिव माना जाने लगा था, जहां लोगों की रियल लाइफ, देश के इंपैक्टफुल सोशल इश्यूज सब एक टेलीविजन स्क्रीन पर देश की जनता के सामने डिस्कस करे जाते थे। और ये शो भी लोगों ने इसीलिए अच्छे से रिसीव करा क्योंकि वो आमिर की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पर्सोना से बहुत रेजोनेट करता था। लेकिन टीवी शोज के मामले में शाहरुख खान बहुत अनलकी रहे। क्या पांचवी पास से तेज है के अलावा शाहरुख खान ने जोर का झटका, कौन बनेगा करोड़पति का एक सीजन और 2017 में टेड टॉक्स इंडिया नई सोच को भी होस्ट करा, लेकिन इंडिया की जनता ने उन्हें कभी टीवी होस्ट की तरह एक्सेप्ट ही नहीं करा। जोर का झटका तो इतना बुरा परफॉर्म करा कि वो आज तक का किसी बड़े बॉलीवुड स्टार द्वारा होस्ट करा गया लोएस्ट रेटेड शो है। मगर वहीं शाहरुख खान ने बहुत सारे अवार्ड शोज को होस्ट करा हुआ है, जहां उनकी स्टेज प्रेजेंस लोगों को अक्सर अच्छी लगती है। साथ ही में शाहरुख खान इंटरनेशनली किसी भी और स्टार से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है। उनकी गिनती हॉलीवुड के स्टार टॉम क्रूज के साथ करी जाती है। यहां तक कि काफी देशों में लोगों को बॉलीवुड के बारे में शाहरुख खान की वजह से ही पता है। इसके अलावा इन तीनों के अपने अपने प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट बहुत सक्सेसफुली प्रोडक्शन हाउस माना जाता है, जिसके थ्रू शाहरुख खान ने बहुत सारी हिट्स भी दी हैं। 2011 में आई रावण को उस समय तो अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे, लेकिन उस समय के हिसाब से मूवी के VFX को लोग अपने टाइम से आगे मानते थे। वहीं सलमान खान का सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन हाउस अक्सर नए टैलेंट को इंडस्ट्री में मौका देता रहता है। आमिर खान का आमिर खान प्रोडक्शन एक्सपेरिमेंटल मूवी जैसे तारे ज़मीं पर, दंगल और हाल ही में आई लापता लेडीज के लिए जाना जाता है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा सलमान खान का बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग ब्रांड एक सक्सेसफुल नॉन प्रॉफिट बिजनेस में तब्दील हो पाया और इस बिजनेस के थ्रू सलमान की इमेज उनके फुटपाथ केस के बाद भी रिवैम्प हुई। वहीं शाहरुख खान का ऐसा डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस तो नहीं है, लेकिन वो एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ओन करते हैं जो है IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। इस टीम की ब्रांड वैल्यू अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा शाहरुख खान के साथ एसोसिएशन की वजह से है। IPL की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजीज में ये गिनी जाती है। और अगर तुम अभी तक आ गए हो तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि शाहरुख, सलमान और आमिर का जो स्टारडम है, उनका जो रेलेवेंस है, उनका जो इम्पैक्ट है, वो उनकी बिजनेस, मूवीज, हिट्स, फ्लॉप्स, पर्सोना, कैरेक्टर, इन सब चीजों की होने की वजह से अपने से पहले के एक्टर्स, अपने से पहले के सुपरस्टार्स और अपने साथ वाले एक्टर से बहुत अलग प्लेइंग फील्ड में है। और ये इस सवाल के जवाब को कि इनमें सबसे बड़ा स्टार कौन है इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि इसका जवाब शायद हमें आने वाले अगले दशकों में भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि कई लोगों के लिए अगर तुम इम्पैक्ट की बात करो तो सलमान खान से ज्यादा ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट किसी का नहीं है। अगर तुम नेटवर्थ की बात करो तो शाहरुख खान से ज्यादा नेटवर्थ किसी बॉलीवुड एक्टर की नहीं है। अगर तुम उनके इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड सिनेमा की बात करो तो आमिर खान से ज्यादा इम्पैक्ट किसी का नहीं है। तो शायद हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि अगर ये लोग कोएग्जिस्ट एक टाइम पर नहीं करते तो क्या ये सुपरस्टार बन भी पाते। एंड बहुत लाजमी हो जाता है ये जानना कि कैसे इन तीनों स्टार्स ने ये किया कि वो एक समय पर इतना बड़ा लेवल का स्टारडम अचीव कर पाए, इतने ज्यादा लोगों की लाइफ में इंपैक्ट डाल पाए जो इनसे पहले और इनके बाद कोई नहीं कर पाया। एंड फाइनली क्या शाहरुख खान की कही ये बात सच है? I'm the last of the stars. एंड अगर तुम एक मैक्रो लेवल पर एक स्टेप बैक लेकर इस चीज को एनालाइज करो तो ये शायद पहली और आखिरी बार है इंडियन सिनेमा के इतिहास में जहां कंडीशंस इतने अच्छे से बैठे हैं कि हमने देखा है पिछले 30 सालों में शाहरुख, सलमान और आमिर का स्टारडम ना सिर्फ बनते हुए, ना सिर्फ होल्ड होते हुए, बल्कि आज भी उसको ग्रो होते हुए हम देख रहे हैं। एक समय था जब 50 साल की उम्र में बॉलीवुड एक्टर्स को बाप दादा के रोल करने पड़ते थे, तो आमिर, सलमान, शाहरुख 60 साल की उम्र क्लोज करते हुए भी एक्शन मूवीज कर रहे हैं। उनकी आने वाली रिलीजेस के लिए साल 2 साल से हाइप बनी हुई है। वो कंसिस्टेंटली बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड्स को तोड़े जा रहे हैं। एंड कई महीनों में शायद कोई भी स्टार इनकी जगह नहीं ले पाया क्योंकि या तो वो ऋतिक की तरह रेडी नहीं थे, या फिर आदित्य चोपड़ा और करण जौहर के साथ क्लोज कनेक्शंस नहीं थे, या फिर उनके पास राइवल्स ही नहीं थे जिनके साथ वो कंपटीशन में रहकर रेलेवेंट रह पाए। साथ ही में इन स्टार से पहले बॉलीवुड अलग अलग जॉनर्स एक्सप्लोर कर रहा था, जहां त्रिमूर्ति के समय पर सोशल पॉलिटिकल इंपैक्ट रिलेटेड मूवीज, राजेश खन्ना के समय पर रोमांटिक एरा, अमिताभ
अमिताभ बच्चन के समय पर एक्शन मूवीज और तीनों खान के करियर की शुरुआत में रोम कॉम, फैमिली ड्रामा, तो अब 21st सेंचुरी आते आते ऐसे कोई जॉनर ही नहीं रह गए जो बॉलीवुड ने एक्सप्लोर नहीं करे हैं। बचा है तो सिर्फ सिनेमा को टेक्नोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, विजुअल, स्टाइल, कैरेक्टर्स, ग्रैंडर विजन, लार्जर देन लाइफ पर्सोना, ऑडियंस को एक एस्केपिज्म के माध्यम से अपने घरों से, अपनी निजी जिंदगी से बाहर लेके जाना, जिसके लिए ये तीनों स्टार्स एक बहुत अच्छी पोजीशंस पर बैठे हैं। क्योंकि इस सेंचुरी में भी 2000s की कॉमेडी एरा, अर्ली 2000s की अडल्ट कॉमेडी मूवीज और लेट 2000s में सोशल कमेंट्री वाली मूवीज भी किसी भी नए स्टार को जन्म नहीं दे पाई जिसमें सिर्फ स्टार को देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल जाएं। तो अल्टीमेटली शाहरुख, सलमान, आमिर ने शायद अपनी राइवलरी, अपने बिजनेस डिसीजन, मूवी चॉइसेस, आपस में कंपटीशन की वजह से किसी और के लिए इस इंडस्ट्री में जगह ही नहीं छोड़ी। अब बोला जाता है कि रणबीर कपूर अगले सुपरस्टार बन सकते हैं, और अगर बन भी जाते हैं तो क्या वो ऐसा स्टारडम अचीव कर पाएंगे जो इन तीनों ने करा है? तो मुझे अपने थॉट्स कमेंट से बताओ, तुम्हारा फेवरेट खान कौन है, मुझे कमेंट से बताओ। यहाँ तक आगे तो यूट्यूब कर दूं, कहता है कि तुम्हें ये वीडियो इतनी पसंद आएगी, यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है, ऐसी वीडियो तुम्हारे हर हफ्ते लेके आते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।